friends, Namaskar. This is CA Rohit Kosik, the member of ICAI and the Faculty of Accountancy at my own institute, Rohit Classes of Commerce. Friends, welcome to all of you to my YouTube channel CA Rohit Kosik. Friends, today I am here with you to start one of the easy and entertaining subject, that is subject number 5, General Accounting Principles from EPFO UPSC Exam 2020. यस फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना है। मैं आज जो आपको करवाने जा रहा हूं वो है क्या, सब्जेक्ट 5 जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फ्रॉम द एग्जाम EPFO UPSC 2020 एग्जाम। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूं। फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स के लिए, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनके लिए ये सब्जेक्ट नया होगा और आई थिंक उनके मन में कुछ कंफ्यूजन्स भी होंगी, जैसे कभी ये सब्जेक्ट टफ तो नहीं है सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब्जेक्ट बोरिंग हो, कभी ऐसा तो नहीं है सर कि ये सब्जेक्ट में मार्क्स ही ना आए। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी कंफ्यूजन को फर्स्ट ऑफ ऑल दूर करता हूं। फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट ना तो डिफिकल्ट है और तो और मैं बोलूं ये सबसे मजेदार सब्जेक्ट है। बस आपको क्या करना है, मेरे हर लेक्चर को बड़े ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन के साथ, प्रॉपर फोकस के साथ लेना है। आपको पढ़ने में मजा आएगा। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप सारे के सारे लेक्चर्स अच्छे से लेते हैं तो अगर आप रिवीजन भी कम से कम करेंगे तो भी आप 75% मार्क्स इसमें आराम से ले लेंगे। ओके फ्रेंड्स, बट ये है कि आपको कंसंट्रेशन पूरा का पूरा देना पड़ेगा। सर एक बात बताओगे क्या? हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बताओ अपने मन की बात। सर बुक कौन सी ले? अरे फ्रेंड्स, एक बात बोलूंगा आपको, बुक के लिए बस एक ही बात है, मेरे नोट्स आपकी बुक है। जो भी मैं क्लास में करवाऊंगा, आप नोट करेंगे, वो आपकी बुक है, आप वहीं से जो है प्रैक्टिस करें। हाँ, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल अगर मैं आपको दूंगा, वो आपको मैं मेरे लिंक से, मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और फ्रेंड्स, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में जो आप सिलेबस कवर करेंगे वो है आपके सामने। तो फ्रेंड्स, सब्जेक्ट 5 जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का सिलेबस ये रहा आपके सामने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले जो हम करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। यहां पे हम इंट्रोडक्शन करेंगे अकाउंट्स का, मतलब अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे उसकी डेफिनेशन क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके यूजर्स कौन कौन है, लाइक ओके फ्रेंड्स एटसेट्रा। एंड सेकंड पे है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। फ्रेंड्स, अकाउंट्स पे क्या होता है, काफी सारी अकाउंटिंग टर्म्स होती है जो यूज होती है, और वो अकाउंटिंग टर्म्स फ्रेंड्स हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, 3 में आते हैं आपके बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड एजम्पशंस। फ्रेंड्स, थर्ड चैप्टर में आपको कुछ अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ अपने सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे, और कुछ उसकी एजम्पशंस है वो भी आप यहाँ पे ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और ये चैप्टर जो है फ्रेंड्स आपके लिए एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। डन। फोर्थ में क्या है फ्रेंड्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्रीज। ये भी फ्रेंड्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसमें क्या है, अकाउंट्स का थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब 1, 2, 3 में आप थ्योरी करेंगे और 4 में आप प्रैक्टिकल हल्का फुल्का आएगा। ऑल्दो आपके एग्जाम में जो कुछ आएगा सारा थ्योरेटिकल आएगा। सर थ्योरी तो बोरिंग होती है, तो क्या हमें बोर होना पड़ेगा? फ्रेंड्स, मैं आपको वादा करता हूं, आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा। थ्योरी करेंगे, आपको फील नहीं होने दूंगा कि आप थ्योरी कर रहे हैं। आपको लगेगा कि हम तो ना कुछ जैसे कोई गेम देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, पबजी, आपको पबजी वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, चलो
इसके बाद कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स हैं। मैंने मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स तो कोई मतलब आपकी बुक में चैप्टर नहीं मिलेगा। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं। उनमें से कुछ आसान है, कुछ थोड़े से मुश्किल है। जो आसान वाले हैं उनको मैंने 5th पार्ट में डाल दिया, 5th चैप्टर में डाल दिया, मिसलेनियस कॉन्सेप्ट 1 बना के। और जो थोड़े से डिफिकल्ट है फ्रेंड्स, थोड़े से, डरना नहीं, बिल्कुल नहीं डरना, मैं हूं ना, डरना नहीं बिल्कुल भी। मिसलेनियस कॉन्सेप्ट 2 वो 6th में है। तो फ्रेंड डरने का बिल्कुल भी नहीं, हम दोनों दोस्त हैं। आप मेरे फ्रेंड हो, मैं आपका फ्रेंड हूं। और दोस्त का एक दोस्त दूसरे दोस्त को वादा करता है कि मैं कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगने दूंगा। तो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेकिन सर फर्स्ट चैप्टर तो ना इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है। यस सर आई एग्री, पर लेकिन मैं आपको जो करवाऊंगा पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करवाऊंगा, उसके बाद हम बाकी के चैप्टर करेंगे। ऑल दो चैप्टर मैं कोशिश करके सबसे आखिरी में करवाऊंगा, बिकॉज इसमें कुछ टर्म्स ऐसी होती है अकाउंटिंग जो यूज होंगी, और ये चैप्टर पढ़ने का मजा सबसे आखिरी में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। और फर्स्ट चैप्टर बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ये रहा आपके सामने। तो फ्रेंड्स लेट्स डू आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो फ्रेंड्स बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे जो आपके अकाउंट्स में, चाहे वो 11th क्लास है, चाहे वो 12th क्लास है, या आफ्टर 12th क्लास, जो भी अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स यूज आप करने वाले हैं, वो सभी अकाउंटिंग टर्म्स यहाँ पे हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो मैं आपको सबसे पहली टर्म करवाने जा रहा हूं। और जो फ्रेंड्स सबसे पहली टर्म है उसका नाम है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। वैसे तो ये अलग अलग टर्म है, लेकिन मैं इनको एक साथ करवा रहा हूं बिकॉज इनका रिलेवेंस एक साथ ही ज्यादातर आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो व्हाट इज ट्रांजैक्शन एंड व्हाट इज इवेंट? तो फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं। ट्रांजैक्शन क्या है? अब बिजनेस एक्टिविटी क्या है फ्रेंड्स? बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स exchange of goods and services for values between two or more parties. Event क्या है? Event is nothing. Event is outcome of transaction, which will affect business organization, which will affect account balance of business organization. Outcome of transaction which will affect account balance of business organization, which are in financial nature. ओके फ्रेंड्स, तो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट सर अच्छे से समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो फ्रेंड्स ट्रांजैक्शन और इवेंट दो ऐसी टर्म है
जिसके बेस पे पूरा अकाउंट स्टार्ट होगा। मतलब अगर ट्रांजैक्शंस होंगे, अगर इवेंट्स होंगे, तो ही अकाउंट्स का रोल जो है वो प्ले में आता है। अकाउंट्स का यूज है ही नहीं अगर ट्रांजैक्शन नहीं है, इवेंट नहीं है। तो इसीलिए अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ट्रांजैक्शन क्या है फ्रेंड्स, आम भाषा में, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बताता हूं आपको। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, आप दुकान कर रहे हैं या कोई आपका मान लीजिए गारमेंट शॉप है, ठीक है, तो आप कुछ भी सेल करते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं। आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, फैब्रिक परचेज करते हैं और कस्टमर को जो है कपड़े आप बेचते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है ट्रांजैक्शन। तो यहां पे क्या है कि दो पार्टीज के बीच में आपस में लेन देन हो रहा है मनीटरी टर्म में, तो फ्रेंड्स उसको बोलेंगे ट्रांजैक्शन। यही मैंने लिखा है, एक बिजनेस एक्टिविटी जिसके अंदर होता है विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो ट्यूशन पढ़ाने में मैं उनको सर्विस दे रहा हूं, वो मुझको फीस देते हैं, तो ये भी क्या है, एक ट्रांजैक्शन है। ओके, तो अ बिजनेस एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यूज बिटवीन टू और मोर पार्टीज। दो और दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में कोई भी गुड्स और सर्विस का लेन देन, एक्सचेंज, ट्रांजैक्शन होता है। ओके फ्रेंड्स, और इवेंट्स की बात करें, इवेंट्स क्या है, ट्रांजैक्शंस होने के कारण जो इफेक्ट आएगा अकाउंट बैलेंस में, आपके पास जो भी बदलाव होगा वो बदलाव इवेंट होता है। समझ में आया या नहीं आया? फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 10,000 रुपए के जो गारमेंट्स थे परचेज किए थे, उसको आपने 15,000 में बेच दिया। 10,000 के जो गारमेंट्स थे आपने परचेज किए, तो जिसको आपने 15,000 में बेच दिया। 10,000 का माल खरीदा, 15,000 में बेच दिया, तो यहां पे 5,000 का प्रॉफिट है, हाँ या ना? तो फ्रेंड्स यहां पे जो आपने सेल की, आपने 10,000 का माल 15,000 में बेचा, दिस इज ट्रांजैक्शन। यहां पे ये है ट्रांजैक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका इफेक्ट क्या आया, इसका इफेक्ट देखिए। इसका इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 5,000 का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, 10,000 का आपका मटेरियल कम हो गया और 15,000 आपका कैश बढ़ गया, हाँ या ना? समझ में आया? तो ये है आपके इवेंट्स, मतलब जो रिजल्ट आया। रिजल्ट क्या आया, इंक्रीज इन प्रॉफिट, दूसरा, हाँ जी, पहला इंक्रीज इन प्रॉफिट, दूसरा इंक्रीज इन कैश एंड तीसरा डिक्रीज इन मटेरियल। तो ये है, ये इंक्रीज एंड डिक्रीज जो देख रहे हो ना, ये है इवेंट। और जो लेन देन जो आपके मेरे बीच में, जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी के बीच में हो रहा है, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गारमेंट्स जो है वो ट्रांजैक्शन है, और सेल करने से जो रिजल्ट आएगा वो क्या है, आपका इवेंट्स है। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? ओके, तो ये था आपका ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। तो आप इसको वीडियो को पॉज करें, देन नोट करें, मैं अगले टर्म की तरफ मूव कर रहा हूं। फ्रेंड्स एक यहां पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। दिस इज आउटकम, ओके, आउटकम ऑफ ट्रांजैक्शन विच विल इफेक्ट अकाउंट बैलेंस ऑफ business organization which are in financial character, okay, and you can say also result of transaction। रिजल्ट और आउटकम एक ही बात है, ओके फ्रेंड्स, प्लीज नोट इट डाउन। चलो भाई बंद कर दिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो टर्म हम करने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग ऑल्दो आप ये डेफिनेशन जो है चैप्टर 1 में भी पढ़ेंगे, और अभी मैं इसको करवा रहा हूं बिकॉज ये चैप्टर 2 का भी पार्ट है। लेकिन फ्रेंड्स आपको आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा चैप्टर 1 के साथ, फिर भी मैं आपको कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। डन फ्रेंड्स? चलिए, तो फ्रेंड्स अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग आर्ट है। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। आर्ट का मतलब क्या होता है सर? आर्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? दो टर्म्स होती है, एक होता है आर्ट, एक होती है साइंस।
अकाउंटिंग जो है आर्ट है, अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। आर्ट में और साइंस में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। आर्ट में क्या होता है कि कोई जो हम रिजल्ट गेट करते हैं वो प्रैक्टिस करके गेट करते हैं। कैसे करते हैं, प्रैक्टिस करके गेट करते हैं रिजल्ट। और साइंस में क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट करके हम रिजल्ट को गेट करते हैं। मान लीजिए आपने टॉप किया, आपने कोई पर्टिकुलर टास्क किया आपने, और वो आपने प्रैक्टिस करके टास्क गेट किया, तो वो आपकी आर्ट थी। ओके फ्रेंड्स, अगर वो एक्सपेरिमेंट करके आपने गेट किया होता तो वो साइंस थी। तो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग जो ये प्रैक्टिस होती है ये एक आर्ट है। इसको प्रैक्टिस कर करके हम इसको प्ले में लेके आए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है। ये आर्ट क्या काम करती है, मतलब ये आर्ट कैसी है। इस आर्ट में 3 चीज होती है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इन 3 टर्म्स को। अब रिकॉर्डिंग किसको करेगी, क्लासिफाइंग किसको, और समराइजिंग किसको करेगी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। अभी हमने ट्रांजैक्शंस और इवेंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, मीनिंग हमने पढ़ा था। अब यहां पे अकाउंटिंग में उसका यूज है, मतलब अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग में कुछ नहीं किया जाता फ्रेंड्स। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स की साथ 3 प्रोसेस किए जाते हैं। क्या क्या, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। ठीक है, मान लो लेट करो कि ए है कोई पार्ट, ए एक बिजनेसमैन है, उसने सबसे पहले सोल्ड की या मशीनरी परचेज की, मशीनरी परचेज ₹1 लाख। देखो फ्रेंड्स, ए ने मशीनरी परचेज की 1 लाख रुपए की। जब मशीनरी परचेज करके लाएगा तो वो क्या करेगा, उसको आते ही रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो देखेगा, रिकॉर्ड उसने कर लिया। अब उसने सोचा, उसने देखा कि ये जो ट्रांजैक्शन उसने किया है उसके बाद उसमें क्या इफेक्ट आया। तो उसने ऑब्जर्व किया कि मेरे पास से 1 लाख रुपए कैश चला गया, 1 लाख रुपए मशीनरी आ गई। तो अब वो क्या करेगा, सेपरेट मशीन का अकाउंट बनाएगा, एक सेपरेट कैश का अकाउंट बनाएगा। मशीन के अकाउंट में दिखाएगा 1 लाख रुपए की मशीन जो है इंक्रीज हो गई, कैश के अकाउंट में दिखाएगा 1 लाख का कैश डिक्रीज होगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने क्लासिफिकेशन कर दिया। पहले तो रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग के बाद उसने देखा मशीन कितनी इंक्रीज हुई, कैश कितना डिक्रीज हुआ, तो उसने क्या कर दिया, ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई कर दिया। तो उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या है, क्लासिफाइंग। तो ऐसे ही वो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस करता रहेगा, मशीनरी परचेज करेगा, कंप्यूटर परचेज करेगा, लैंड परचेज करेगा, फर्नीचर सेल करेगा, गुड्स खरीदेगा, गुड्स परचेज करेगा, सैलरी पे करेगा, कमीशन पे करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जब ये सारी ट्रांजैक्शन को पहले वो रिकॉर्ड करेगा, फिर वो क्लासिफाई करेगा, फिर लास्ट में उसके मन में क्वेश्चन अराइज होगा फ्रेंड्स, क्या, कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी। मतलब जब उसने पूरे अकाउंटिंग पीरियड में, पूरे ईयर में जब उसने बिजनेस कर लिया, तो उसके मन में क्वेश्चन अराइज होगा, कितना मैंने कमाया। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा क्वेश्चन अगला उसके मन में क्या आएगा, कितने मेरे पास मेरी प्रॉपर्टीज हैं, कितने मेरे ऊपर कर्ज हैं। तो अब वो क्या करेगा, सारे अकाउंट्स जो उसने मेंटेन करे हैं उनका फाइनल रिजल्ट निकाल के उसकी समरी तैयार करेगा। अब मान लो उसने देखा मशीनरी मेरे पास 1 लाख की है, तो लिख लेगा मशीनरी 1 लाख रुपए। उसने देखा कैश उसके पास 3 लाख रुपए बचा है, कैश लिख लेगा 3 लाख रुपए। फिर उठाएगा कंप्यूटर अकाउंट को, कंप्यूटर में 2,50,000 रुपए का कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर 50,000 रुपए। तो वहां पे एक पर्टिकुलर एक सिंगल हर अकाउंट से एक समरी बना लेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड समराइजिंग। और फ्रेंड्स बी केयरफुल, ये तीनों जो एक्टिविटी करेगा वो सिग्निफिकेंट मैनर में होगी, रफली नहीं होगी फ्रेंड्स, सिस्टमैटिक मैनर में। मैंने बताया पहले रिकॉर्ड करेगा, फिर क्लासिफाई करेगा, और आफ्टर दैट समरी बनाएगा। समरी जो बनाएगा वो भी सिस्टमैटिकली बनाएगा। तो फ्रेंड्स इन सिग्निफिकेंट मैनर। और फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखें, रिकॉर्डिंग करते वक्त भी रिकॉर्डिंग करेगा तो वहां पे मॉनिटरी टर्म में करेगा। मतलब 1 लाख की उसने मशीनरी परचेज की, तो 1 लाख रुपए वहां पे वैल्यू दिखाएगा।
क्लासिफाई करेगा, मतलब कंप्यूटर मशीनरी को 1 लाख से इंक्रीज करेगा तो 1 लाख वहां पे शो करेगा, कैश को 1 लाख से डिक्रीज करेगा तो कैश को वहां पे 1 लाख रुपए को शो करेगा। मतलब मनी वैल्यू हमेशा होनी चाहिए। जब वो समरी बनाएगा, मशीनरी 1 लाख रुपए, फिगर लिखना, अमाउंट लिखना इज कंपलसरी, तो मनीटरी टर्म में होना जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स एक लास्ट में आता है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो फ्रेंड्स यहां तक आपको समझ में आया। अब मैं बात करता हूं लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट, इस पॉइंट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आया, जो हमने समरी बनाई थी, समरी जो हमने बनाई थी, उस समरी को हम देखेंगे, उस समरी को हम व्यू करेंगे और देखेंगे कि हमने इस ईयर में कैसी परफॉर्मेंस थी, इस ईयर में हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। ओके फ्रेंड्स, अब उस परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करेंगे। क्या करेंगे फ्रेंड्स? एनालाइज करेंगे। ओके, और फिर क्या करेंगे, जो भी इस समरी को देखना चाहते हैं, अब इस समरी को कौन देखना चाहेंगे? हमारा मैनेजमेंट देखना चाहेगा, जो हमें लोन देता है वो देखना चाहेगा, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए तो गवर्नमेंट इस समरी को देखना चाहेगी। गवर्नमेंट भी तो बड़ी एक्साइटेड होगी देखने के लिए कि मिस्टर ए ने कितना कैश, कितना पैसा कमाया, क्योंकि उसे टैक्स लेना है। तो उसके बाद क्या होगा, हम इस रिजल्ट को, जो हमारी समरी बनी है, यहां से जो हमारे परफॉर्मेंस आएगी, जो हमारे प्रॉफिट्स आएंगे, फाइनेंशियल पोजीशन आएगी, उसको हम अपने यूजर्स को कम्युनिकेट कर देंगे। और दिस इज द लास्ट पॉइंट। आई थिंक आपको 70-80% समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग 20-30 के लिए मैं चैप्टर 1 में बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, बिकॉज मेरे पास और ज्यादा एग्जांपल्स होंगे आपको करवाने के लिए फ्रेंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं मेरे दोस्त की। हाँ, बिल्कुल सही सुना दोस्तों आपने, एक स्टोरी। सर हम तो पढ़ने आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में भी स्टोरी होती है। अरे दोस्तों, पढ़ाई का मजा ये है, अकाउंट्स आप पढ़ोगे और बीच बीच में स्टोरी सुनते रहेंगे, जिससे आपका मनोरंजन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा और आपको पढ़ने में आसानी भी होगी, अकाउंट्स इजी भी बनेगा। तो फ्रेंड्स चलो, अपनी एक स्टोरी है, मैं स्टार्ट करता हूं आपके सामने। अच्छा फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त है और मेरे दोस्त का जो नाम है ना, वो है चोमू। क्या नाम है? चोमू है। सर ये कैसा नाम है? भाई है तो है, मम्मी पापा ने रख दिया उसका नाम चोमू तो है। चलो, हमारे चोमू भैया चाहते हैं कि वो बिजनेस करें। उन्होंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली है, अब वो चाहते हैं बिजनेस करें। ठीक है, अब बिजनेस कौन सा करने का डिसाइड किया उन्होंने? बिजनेस करना है उनको पेन का। कौन सा बिजनेस करना है? पेन का। हमारे दोस्त चोमू भैया पेन का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बोलते हैं, एक अमाउंट सेट किया। अमाउंट सेट कैसे किया? एक वैल्यूअर के पास गया, उसको बोला कि सर मेरे को ऐसा ऐसा बिजनेस करना है और अपना जहां पे मैं रहता हूं, जहां पे मेरा ऑफिस है, जहां पे मैं बिजनेस करूंगा, उससे 5 किलोमीटर के रेडियस में मेरे को बिजनेस करना है, तो मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा? तो वैल्यूअर ने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट में अमाउंट जो डिसाइड किया वो क्या, कितना था? वो था 1 करोड़। क्या दोस्त? 1 करोड़। तो हमारे भैया बिजनेस करेंगे। ये चोमू भैया का बिजनेस है, चोमू एंड कंपनी। वाह क्या नाम है। चलो, चोमू एंड कंपनी। चलो जी ठीक है, चोमू एंड कंपनी को कितने रुपए चाहिए? 1 करोड़। अगर मैं लैक्स में बात करूंगा तो 100 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब पहला जो क्वेश्चन माइंड में आया कि 100 लाख रुपए लाएगा कहां से? तो उसने क्या किया? उसने क्या किया दोस्तों? उसने सबसे पहले उसने अपने घर पे जाके अपने पापा को बोला, ठीक है, ओके, अपने भाई को बोला, अपनी मम्मी को बोला, जितना भी पैसा वो इकट्ठा कर सका, कलेक्ट कर सका, उसने किया। तो उसने क्या किया, कुछ रोकड़ा
घर से क्या लिया भाई, रोकड़ा लिया, कितना 40 लाख रुपए वो घर से कलेक्ट कर पाया, अरेंज कर पाया। ओके फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स उसने उसके पास घर पे कुछ कंप्यूटर था एक, या कंप्यूटर, ओके, एयर कंडीशनर था और कुछ फर्नीचर था। जितना भी कंप्यूटर, एयर कंडीशनर, फर्नीचर था वो अपने बिजनेस में लेके आ गया, और जिसकी कीमत अगर लगाई जाए, जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। ओके फ्रेंड्स, तो उस अपने घर से वो कितना कलेक्ट कर पाया, 40 लाख तो रोकड़ा बोले तो दोस्तों कैश, पैसे, और सेकंड उस कंप्यूटर, एसी, फर्नीचर, कुछ सामान उसके पास पड़ा हुआ था। ओके, वो लेके आ गया। एक्चुअल में क्या, उसने पहले साइबर कैफे खोला था, साइबर कैफे में उसने एक एसी लिया था, कंप्यूटर लिया था, कुछ फर्नीचर का सामान था। भाई का साइबर कैफे फ्लॉप हो गया, तो इसीलिए वो सामान ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो 5 लाख का फर्नीचर, कंप्यूटर, एसी जो है वो बिजनेस में लेके आ गया। ठीक है, इतना तो डन है। सर उसके बिजनेस में ना 100 लाख की रिक्वायरमेंट है, और ये तो ना केवल 40 लाख और 5 लाख 45 लाख है, बाकी कहां से लाएगा? चलो दोस्तों आप बताओ कहां से लाएगा वो? सर वो बैंक के पास जाएगा। कहां जाएगा? बैंक के पास। चलो वो बैंक के पास गया, और बैंक के पास जाके बैंक को बोलता है कि क्या बोलता है बैंक को? बैंक की जो मैनेजर है वो मैडम है। बैंकर मैम मुझको ना लोन दे दो, बिजनेस करना है। मैम बोलती कितना लोन लोगे सर आप? तो बोला 50 लाख, 50 लाख। तो बैंकर ने, उस बैंक ने जो है उसके सारे डॉक्यूमेंट को चेक किया, जो भी उसकी प्रॉपर्टीज के कागज थे सब कुछ चेक करके बैंकर ने उनको बोला देखो सर 50 लाख तो नहीं मिलेगा आपको हम दे देंगे कितना? हाँ जी, कितना दे देंगे आपको हम 15 लाख दे देंगे। चोमू भैया सपने देखते थे 50 लाख के और मिले 15 लाख। वाह भाई वाह। ठीक है, उन्होंने बोला सर इससे ज्यादा 1 रुपया भी नहीं मिलेगा आपको। चलो जी कोई बात नहीं, डन। सर अभी भी तो 60 लाख ही हुए हैं, तो फ्रेंड्स आप बताओगे ना? मैंने बोला था आपको बताना है। देखो मैं आपकी बात मानता हूं, दोस्ती है हमारे बीच में, एक दोस्त मैं आपकी मानता हूं, तो तुम भी मेरी मानो ना, आप मेरी हेल्प करो। चलो अब बताइए रिमेनिंग 40 लाख कहां से लेके आएगा? अब वो रिमेनिंग 40 लाख लेके आएगा, सर एक काम करते हैं, अपने रिलेटिव्स के पास जाएगा। कहां जाएगा? रिलेटिव्स के पास। चलो वो ना सबसे पहले गया अपने मामा के पास। मामा कौन? चालू मामा। कौन? चालू। हाँ चालू मामा। चालू मामा से उसने पैसे मांगे। मामा हेल्प कर दो ना, मेरी बिजनेस कर रहा हूं, 10-20 लाख रुपए दे दो। और आपको पता है मामा तो चालू था, मामा ने दिखाया क्या? ये या ये, है ना? हाँ, मामा ने उसको कुछ भी नहीं दिया तो केवल क्या दिया? ये। ओके फ्रेंड्स, चलो फिर कहां गया वो? फिर वो गया खजूर मौसा जी के पास। हैं? खजूर मौसा जी ने बोल दिया बेटा मेरे पास तो पैसे है ही नहीं, मेरा तो पहले ही ऐसे हो रखा है, मैं कहां से लाऊंगा? तो खजूर मौसा के पास भी बात नहीं बनी। फिर वो कहां गया? फिर वो गया भोला काका के पास। किसके पास गया? भोला काका, जो उसके चाचा जी थे। भोला चाचा जी बड़े भोले थे, बड़े सॉफ्ट थे। वो जल्दी ही लोगों की, अपने बच्चों की बातें मान लेते थे। तो भोला चाचा से उसने रिक्वेस्ट की चाचा हेल्प कर दो, बिजनेस करना है। तो चाचा बोले बेटा चिंता मत कर, तू तो मेरा बेटा है, तू तो मेरा राज दुलार है, तू तो मेरा कोहिनूर है। अरे तुझको नहीं दूंगा तो लाडले किसको दूंगा? ले ये तो तूने 10 लाख मांगे थे। अरे पागले, अरे पगले, मैं तो तेरे को जान तक दे देता। अरे वाह क्या चाचा है। चलो जी कितने हो गए फ्रेंड्स? ये हो गए सर 45, 15, 60, 70 लाख हो गए। अभी भी कमी है पैसों की फ्रेंड्स। अब ना वो गया किसके पास? अपनी मौसी के पास। सर मौसी का नाम भी कुछ ऐसे ही है क्या? बिल्कुल, तितली मौसी। कौन भैया? तितली मौसी के पास गया। लो जी लो, तितली मौसी। तितली कैसे बोलते थे कविता? कैसे थी कोई वो?
तितली उड़ी बस में चढ़ी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे तो करते थे, सुनाते थे। 10 लाख रुपए तितली मौसी ने उड़ते हुए इसको दे दिए। तितली मौसी की जय हो। मौसी हो तो ऐसी, ना तो हो ही ना, है ना फ्रेंड्स। चलो जी, उसके बाद क्या? सर अभी भी 20 लाख की रिक्वायरमेंट है। चलो जी, अरे दोस्तों रिलेटिव्स तो बेचारे ठीक है, मान ली आपकी बात, रिलेटिव्स तो काम आते हैं। अरे कहते ना, हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, फ्रेंड्स कब काम आएंगे उसके, बताओ। चलो, अब वो पता है, वो अपने दोस्त के पास गया। एक दोस्त, उसका जो दोस्त था उसका नाम था क्या? चारा। चारा जो बड़ा कंजूस था, ठीक है। उसने बोला चारा भाई लोन दे दे भाई, पैसा दे दे यार, बिजनेस करना है। चारा भाई ने वही नाटक करने स्टार्ट कर दिए, है ना। भाई नहीं है पैसे यार, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, बहन की शादी की थी, प्रॉपर्टी ले ली, वो कर ली, टरका दिया, पागल बना दिया। कोई बात नहीं, फिर वो ना अपने बचपन के दोस्त के पास गया, चड्डी के पास। किसके पास? चड्डी। अरे चड्डी वाले दोस्त तो अलग ही होते भाई। चड्डी भैया ने बोला, अरे तू तो बचपन का दोस्त है मेरे लाडले, मेरे दोस्त, तू एक काम कर ले, 10 लाख ले ले। तो फ्रेंड्स, चड्डी भैया से उसको 10 लाख रुपए मिल गए। लो जी, कितने हो गए उसके? टोटल अमाउंट कितना हो गया? 45 प्लस 15 60 70 80 90 लाख हो गए। सर 10 लाख रुपए और चाहिए अभी। अब वो ना अपने सारे रिलेटिव्स के पास गया, अपने फ्रेंड्स के पास गया, सबके पास गया, लेकिन उसको कुछ भी नहीं मिला और पैसा नहीं मिल पाया। सारे के सारे उसने जितने भी सोर्सेज थे सब पे पैसे के ट्राई किया, बैंक के पास दोबारा गया, दूसरे बैंक में गया, इधर गया उधर गया, लेकिन दोस्तों उसको पैसा और नहीं मिल पाया। अब क्या करें? चाहिए तो था 100 लाख और हुए हैं 90 लाख। सर एक काम करें, बोलो, बिजनेस करने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देते हैं। पक्का? और क्या सर, आप ही बताओ ना, 100 लाख की रिक्वायरमेंट थी, 90 लाख हो पाए हैं, 10 लाख तो कम पड़ गए, तो हमारा तो प्रोग्राम कैंसिल हो जाना चाहिए ना। मेरे दोस्त एक बात मैं आपसे बोलता हूं, देखो वैल्यूअर ने बोला है 100 लाख रुपए चाहिए। भाई वैल्यूअर ने जो बोला है वो कोई पत्थर की लकीर तो थोड़ी ना है, कोई कानून लॉ थोड़ी ना है कि हाँ भाई 100 लाख ही चाहिए। अरे दोस्तों मुझे ये बताओ, 100 लाख और 90 लाख में कितना डिफरेंस है? अरे थोड़ा सा तो डिफरेंस है, थोड़ा रिस्क हम भी तो लेंगे यार। कोई नहीं, 90 लाख रुपए से ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और क्या पता अभी बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, 2-3 महीने बाद क्या पता 10 लाख का भी जो है जुगाड़ हो जाए, हाँ या ना। चलो, तो इसीलिए हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे भैया के पास, चोमू भैया के पास कितने रुपए बताओगे सर? 90 लाख। पहला क्वेश्चन जो था उसका रिजोल्व हो गया कि पैसा कहां से आए, पैसा तो उसके पास दोस्तों आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा, अगला क्वेश्चन ये है कि इस पैसे को कहां पे लगाएगा। चलो दोस्तों, आप मेरी हेल्प करोगे, इस 90 लाख में वो क्या क्या करेगा बिजनेस के लिए। और बिजनेस मैंने बताया था, बिजनेस कौन सा है? पेन का बिजनेस, ठीक है। पेन में दिखाया था कौन सा है, पेन है ये वाला भाई, ये वाला पेन वो बनाएगा, ठीक है ना। चलो, पेन के लिए सबसे पहले उसको क्या चाहिए? सर सबसे पहले ना वो मटेरियल लेके आएगा, प्लास्टिक लेके आएगा, इंक लेके आएगा, है ना दोस्तों। अरे दोस्तों, अरे भाइयों मुझे ये बताओ, अगर वो प्लास्टिक इंक रॉ मटेरियल लेके आएगा तो कहां रखेगा? रोड पे रखेगा क्या? हाँ सर, ये भी सही बात है। तो सबसे पहले क्या करेगा वो? सबसे पहले क्या रॉ मटेरियल लेके आएगा? नहीं। हाँ, तो क्या करेगा सर? वो सबसे पहले वो लेके आएगा, लेबर को लेके आएगा, लेबर को, है। अरे भाई लेबर का क्या करेगा जब रॉ मटेरियल नहीं है, सामान नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। अरे दोस्त, आपके जो लेबर आएगी ना, पूरे महीने बैठेगी लुंगी पहन के, और उसके बाद कुछ नहीं करेगी, सारा दिन बैठ के बीड़ियां पिएगी, बीड़ियां, और आप ही बीड़ी लाके दोगे उसको, ध्यान रखना। तो लेबर लाओगे पहले? नहीं सर, नहीं, ऐसा काम नहीं करेंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर? सबसे पहले ना
वो एक प्रॉपर्टी लेगा, एक फैक्ट्री लेगा रेंट पे। वेरी गुड मेरे दोस्तों, ये हुई ना बात। तो सबसे पहले फैक्ट्री लेगा। अच्छा, फैक्ट्री वो रेंट पे ले रहा है तो उसका रेंट जो देगा वो हम मानते हैं मंथ के एंड में देगा, तो उसके लिए तो कुछ उसे पैसा लगाना नहीं है। चलो फैक्ट्री हमारे पास आ गई। चलो फैक्ट्री के बाद अब वो क्या करेगा सर, अब वो ना उसके अंदर लाइटिंग एंड फिटिंग करवाएगा। ये ठीक है दोस्तों, वो सबसे पहले क्या करवाएगा भाई, लाइटिंग एंड फिटिंग। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे फिर क्या करेगा, अच्छा इस पे उसका टोटल 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 5 लाख। जय हो चोमू भैया की। चलो दूसरा है भैया आपका, अब क्या करेगा सर, उसमें ना फिटिंग करवाएगा, फर्निशिंग करवाएगा। भाई फर्निशिंग बोले तो अब वो मशीनरी लगवाएगा, मल्टीपल 3-4 मशीनरी लगाएगा, तो उसके लिए उसको फर्निशिंग, उसको लेआउट्स बनवाने पड़ेंगे ना उसके लिए। तो फर्निशिंग का खर्चा कितना आएगा मेरे दोस्तों, उसने फर्निशिंग करवाई 5 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेगा बताओगे क्या मेरे को? हाँ सर, वो अब मशीनरी लेके आएगा। हाँ ये ठीक है, वेरी गुड भाई, बड़ा अच्छा बच्चा। मशीन में टोटल उसका खर्चा आएगा ना 30 लाख। वो 3 मशीन लाएगा 10-10 लाख रुपए की, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब इसके बाद सर अब ना वो रॉ मटेरियल लेके आएगा। क्या लेके आएगा, रॉ मटेरियल। अच्छा अब दोस्तों एक बात देखते हैं, रॉ मटेरियल क्या क्या लगेगा इसके अंदर। देखो फ्रेंड्स, एक तो रॉ मटेरियल लगेगा इसके अंदर, ये ग्रिप है ना, रबर लगेगी है ना। उसके अलावा वो लेके आएगा प्लास्टिक, है ना दोस्तों। अच्छा इसके अलावा वो इंक लेके आएगा, रिफिल जो होती है उसके अंदर इंक डलती है ना दोस्तों, वो रिफिल लेके आएगा। और इसके अलावा ये मेटल है ना, जिससे हम लिखते हैं, ये मेटल लेके आएगा। तो फ्रेंड्स उसने क्या किया, रॉ मटेरियल खरीदा। क्या खरीदा दोस्तों, रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल 1, यहाँ पे 4 डिफरेंट काइंड्स के रॉ मटेरियल लग रहे हैं, हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सही बात है। रॉ मटेरियल 1, रॉ मटेरियल 2, रॉ मटेरियल 3, रॉ मटेरियल 4। रॉ मटेरियल 1 हम मान लेते हैं इंक है, 10 लाख रुपए की इंक वो लेके आ गया। ठीक है, रॉ मटेरियल 2 हम मान लेते हैं ये मेटल है, 2 लाख रुपए के उसने मेटल खरीद लिए। और रॉ मटेरियल 3 हम मान लेते हैं क्या, ग्रिप, रबर है ना, उसने 3 लाख की रबर परचेज कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में रॉ मटेरियल 4 जो है प्लास्टिक। दोस्तों हुआ क्या, ये सुनो एक्चुअल में। अब वो रॉ मटेरियल 1, 2, 3 परचेज कर चुका था, रॉ मटेरियल 4 परचेज करने के लिए वो जा रहा था, प्लास्टिक खरीदने के लिए दोस्तों वो जा रहा था। अब वो प्लास्टिक खरीदने के लिए कहां जा रहा था, वो जा रहा था सदर बाजार, डील करने के लिए जा रहा था। और दोस्तों वो जा रहा था मेट्रो में। कैसे जा रहा था दोस्तों, मेट्रो में। अब उसने क्या किया, अब वो मेट्रो में जा रहा था, तो मेट्रो में जब वो जा रहा था ना, मेट्रो में बैठा था वो, उसने एकदम अपनी गर्दन घुमाई और उसने देखा कि उसका एक बचपन का दोस्त, कौन, बचपन का दोस्त, जो उसका कहते हैं ना लंगोटिया यार जिसको बोलते हैं, एक बचपन का दोस्त बैठा था। और उसका नाम था दोस्तों क्या, उसका नाम था कंचा। क्या नाम था, है कंचा। हाँ दोस्तों बिल्कुल कंचा, उसका दोस्त था कंचा, उसको मिल गया। और उसने कंचा को देखा, कंचा को देखते ही उसने सीट छोड़ी, भागा कंचा की तरफ और जाके गले लग गया उसके। कंचा भी गले लग गया, दोनों की आंखों में आंसू आ गए। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तू कहां था इतने दिन, मैं तो तेरी याद में कमजोर हो गया। दोनों मिले, अब दोनों मिलकर बड़े खुश थे, बातें कर रहे थे। अब आ गया उनका मेट्रो स्टेशन, कौन सा, कश्मीरी गेट। अब कश्मीरी गेट पे उतरे तो हमारे चोमू भैया बोलते हैं कंचा भैया को, अरे कंचा भैया भाई बात ऐसी है, काफी दिनों बाद मिले हैं, पार्टी करेंगे। अब वो पार्टी करने के लिए कहां चले गए, मैकडी में चले गए। सर फ्रेंड्स आप जानते होंगे कश्मीरी गेट पे मैकडी है। अब मैकडी में जाके उन्होंने बर्गर ऑर्डर कर दिया, बढ़िया वाला। ठीक है, अब उनकी आपस में बातें हो रही है। कंचा चोमू से पूछता है, और भाई क्या चल रहा है आजकल चोमू भाई? चोमू बोलता है, यार
पूछ मत यार, पता नहीं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं यार, सिरदर्दी इतनी हो गई, इतनी टाइम ये हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, डीलिंग में टेंशन, ये टेंशन वो टेंशन। अरे चोमू भैया ये तो बता दो कौन सा बिजनेस कर रहे हो? अरे यार पेन का बिजनेस कर रहा हूं, और अभी यार मैं ना पेन के लिए जो प्लास्टिक लगती ना, प्लास्टिक वो ही लेने जा रहा था। अरे यार चोमू क्यों टेंशन लेता है, तेरा भाई है ना, तू क्यों दिक्कत ले रहा है? अरे मेरे दोस्त, तेरा भाई जो ये है ना, ये कंचा, इसका पेन में लगने वाली प्लास्टिक का ही बिजनेस है। हैं? अच्छा, हाँ बिल्कुल। और तू क्यों टेंशन ले रहा है? कहां जाएगा तू? आ, तेरे को मैं दूंगा, मेरे से ले तू प्लास्टिक, और घबराइयो मत। दोस्त है तू अपना भाई, जिगर का टुकड़ा है, तू बिजनेस कर, तेरे साथ खड़े हैं। और जो है हमारे चोमू भैया कंचा भैया के साथ उसकी जो दुकान थी, उसकी जो शॉप थी, वहां पे चले गए और वहां पे डील उन्होंने की। और उन्होंने रॉ मटेरियल फॉर मेरे दोस्त, अपने दोस्त से खरीदा कितना? 10 लाख रुपए। 10 लाख का रॉ मटेरियल अपने दोस्त से उसने परचेज कर लिया। अब चोमू भैया बोले, ले दोस्त थैंक यू, तूने मेरी हेल्प की, ले तू 10 लाख का चेक ले ले। अब कंचा बोलता है, बेटे कान पे लगेगा खींच के, इतना बड़ा हो गया तू मेरे को चेक देगा अपने दोस्त को? अरे भाई, छोटे भाई, तू अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, अभी तेरे बिजनेस में बड़े बड़े खर्चे होंगे, अभी ये 10 लाख रुपए तू अपनी जेब में रख ले, जब तेरा बिजनेस सेट हो जाए ना अच्छे से मेरे को दे दियो यार, मैं कहां भागे जा रहा हूं। और यार फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड दूसरे के लिए कुछ तो करेगा ना। हाँ ये बात तो है। तो क्या हुआ भाई, रॉ मटेरियल 4 जो था, रॉ मटेरियल 4 जो था 10 लाख रुपए का, उसको उधार में मिल गया दोस्तों। उसको 100 लाख की जरूरत थी, 100 लाख की जरूरत थी, 90 लाख थे, और देखो 10 लाख का जुगाड़ और हो गया, आया ना। तो उसको, तो फ्रेंड्स उसको 10 लाख रुपए भी मिल गए। डन। तो दोस्तों ये थी दोस्ती, कैसी लगी? वो एक है ना हमारे कौन, टोनी बाबा, जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अब तो देख देख के दुनिया जलने वाली है, यारा तेरी मेरी यारी सबसे न्यारी है। ओके फ्रेंड्स, तो डन। चलो अभी सर उसके पास कितना अमाउंट अरेंज हो गया है, लेट्स सी, 5, 5, 10, 30, 40, 65 लाख की अरेंजमेंट हो गई है। चलो दोस्तों अब बताओ वो क्या करेगा? सर व्हीकल्स खरीद ले तो कैसा रहेगा? वैसे दोस्तों मर्जी है, चलो खरीद लेते हैं, पैसा बहुत है हमारे पास ना, एक व्हीकल भी ले लेते हैं। व्हीकल ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद और क्या बताओ, और बताइए दोस्तों, और क्या लेगा वो, और क्या लेगा? सर अरे दोस्तों एक बात तो बताओ, हमारे चोमू भैया बैठेंगे कहां पे? क्या फैक्ट्री में बैठेंगे मजदूरों के साथ, लुंगी वुंगी पहन के वहां पे अपनी टेबल चेयर रखेंगे, वहां बैठेंगे कंप्यूटर चलाएंगे? ऐसा होता है क्या? अरे नहीं सर, वो तो ऑफिस में बैठेगा। हाँ, चोमू भैया के लिए ऑफिस तो बनाओ। हाँ ये ठीक है। तो सर हम जो है ऑफिस इक्विपमेंट, क्या ऑफिस इक्विपमेंट जो है वो परचेज करेगा, कितने का? मान देखो 5 लाख का तो उसके पास ऑलरेडी था, 5 लाख रुपए और लगा देगा, मान लेते 10 लाख रुपए का उसने ऑफिस इक्विपमेंट का जो है अरेंजमेंट कर लिया। डन। व्हीकल्स जो थे 5 लाख। तो फ्रेंड्स कितना अमाउंट वो स्पेंड कर चुका है? 10, 30, 40, 65, 75, 80। तो व्हीकल्स 80 के व्हीकल्स। एक्चुअली में फ्रेंड्स थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑफिस इक्विपमेंट 10 लाख। अब क्या रह गया फ्रेंड्स, बताओगे क्या मेरे को आप, और क्या रह गया इसके अलावा? चलो एक काम करते हैं, कुछ पैसा वो बैंक में डिपॉजिट करवा देता है।
एफडी करवा लेगा, करंट अकाउंट ओपन कर देगा, तो कितना भाई 12 लाख उसने बैंक में डलवा दिए, बैंक में डिपॉजिट करवा दिए। सर कुछ वो अपने एम्प्लॉइज को, मजदूरों को सैलरी देगा और कुछ वो किराया भी देगा, अदर खर्चे करेगा, तो कुछ तो कैश भी चाहिए ना दोस्तों। चलो अब उसने क्या किया, 8 लाख रुपए कैश रख लिया। तो आई होप उसका 10 लाख जो 100 लाख थे सारे के सारे वो यूज हो गए फ्रेंड्स, हाँ या ना? यस। चलो तो फ्रेंड्स 100 लाख रुपए उसको चाहिए थे, 100 लाख रुपए उसको मिल गए, फिर उसने इन्वेस्ट भी कर दिए। ये थी दोस्तों हमारी स्टोरी। अरे सर एक बात तो बता दो, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? चलो दोस्तों हम अब सीखते हैं क्या मोरल ऑफ द स्टोरी। चलो फ्रेंड्स एक बात बताइए मेरे को आप, जो रोकड़ा बोले तो कैश, क्या दोस्तों? कैश। जो वो रोकड़ा कैश 40 लाख रुपए लाया और जो वो कुछ सामान लेके आया था 5 लाख रुपए, ये किसका है? ये उसका खुद का है, बोलो हाँ या ना? हाँ। सर ये जो टोटल 45 लाख उसने लगाए हैं ना, टोटल 45 लाख वो उसने अपनी तरफ से लगाए हैं। तो दोस्तों एक बात बोलूं, अकाउंट्स में जो पैसा खुद से लगाते हैं, ये पैसा जो है उसने खुद से लगाया, हाँ या ना? यस सर, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे फ्रेंड्स कैपिटल। ओके। अच्छा एक बात बताओ, जो बैंक ने लोन दिया है क्या ये गिफ्ट है? अरे सर बैंक कोई गिफ्ट थोड़ी ना देता है, ये सर गिफ्ट नहीं है, पैसा वापस लेगा बैंक। भोला चाचा, क्या भोला चाचा इतने भोले होंगे कि बोलेंगे बेटा रख ले वापस मत दियो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के टाइम में 10 लाख रुपए आपको कोई चाचा मामा नहीं देने वाला, तो ये भी हमें गिफ्ट नहीं है वापस देना है। तितली मौसी का भी पैसा वापस देना है, चड्डी चाहे कितना भी लंगोटिया यारो कैसा भी दोस्तों, पैसा तो वापस लेगा वो भी। तो फ्रेंड्स अगर मैं बोलूं इसके अलावा, एक मिनट 10 लाख रुपए हमें कहां से मिले थे? 10 लाख का मटेरियल ऑन क्रेडिट कहां से मिला था? ऑन क्रेडिट मतलब दोस्तों उधार, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार होता है। किससे मिला था? कौन था? कंचा से, फ्रॉम कंचा बाबा। कितना भैया? 10 लाख रुपए का मटेरियल मिला था ना। चलो दोस्तों क्या कंचा भैया पैसा छोड़ देगा? नहीं, कंचा भैया ने बोला था बिजनेस जब अच्छे से चले तो दे दियो मेरा पैसा। इसका मतलब पैसा देना पड़ेगा ना दोस्तों? हाँ सर देना पड़ेगा। तो दोस्तों जो पैसा उसने बाहर से अरेंज किया, जो अमाउंट उसने बाहर से अरेंज किया, उसको पता है दोस्तों क्या बोलेंगे? सर क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे लाइबिलिटीज। क्या बोलेंगे दोस्तों? लाइबिलिटीज। एक आसान सा वर्ड, आसान सी टर्म बता दो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो हमने आज तक सुना है दोस्तों। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कर्ज। ये क्या है दोस्तों? कर्ज है। लायबिलिटी बोले तो कर्ज। चलो इसके बाद सर ये तो बता दो, जहां पे उसने ये पैसा इन्वेस्ट किया, जहां पे पैसा उसने लगाया, उसको क्या बोलेंगे? चलो दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। चलो जो पैसा उसने लगाया कहां पे? अपने बिजनेस में लगाया, उसको बोलेंगे दोस्तों क्या? उसको बोलेंगे असेट्स। अच्छा सर, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कैपिटल से पैसा आया। हमने क्या दोस्तों क्या देखा? हमें कैपिटल से पैसा आया, कुछ कर्ज से पैसा लिया, दोनों को जोड़ दिया और उसको फिर इन्वेस्ट कर दिया। कहां पे दोस्तों? बिजनेस में। कहां पे इन्वेस्ट कर दिया? बिजनेस में, एसेट्स में इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा सर आप ऐसा तो नहीं बोलना चाहते क्या कैपिटल प्लस में लायबिलिटी इक्वल टू में एसेट्स? हाँ दोस्तों सही पकड़े हैं, मैंने ऐसा ही बोला है बिल्कुल। दिस इज कॉल्ड योर अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या बोलेंगे सर फ्रेंड्स इसको? अकाउंटिंग इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आप इसको नोट कर लीजिए, मैं अकाउंटिंग इक्वेशन लिखवाता हूं इसके बाद और इनको डिफाइन भी कर दूंगा, आप इसको नोट करें। ठीक है फ्रेंड्स,
चलो इसको नोट इट डाउन, मैं पॉज करें, नोट करें, मैं इसको इरेज करके अगली स्लाइड जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं। फ्रेंड्स आई होप आपको जो मैंने स्टोरी करवाई 3 टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। और आई होप जो स्टोरी मैंने करवाई वो आपके लिए बेनिफिशियल होगी टू अंडरस्टैंड द 3 टर्म्स, कैपिटल्स, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब उसको जनरल लैंग्वेज में मैंने लिख के आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स लेट्स एक्सप्लेन दीज 3 टर्म्स। कैपिटल्स, कैपिटल क्या होता है फ्रेंड्स? कैपिटल मैंने बताया था एक प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इज व्हाट? प्रोप्राइटर इज बिजनेसमैन। ओके फ्रेंड्स, तो एक बिजनेसमैन, एक प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस में खुद से जो लगाता है, अपने घर से जो लगाता है वो कैपिटल है, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो और चाहे वो अदरवाइज एसेट्स, कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे फर्नीचर था, कंप्यूटर था, एयर कंडीशनर था। ओके फ्रेंड्स, चलो एसेट्स क्या है? रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द प्रोप्राइटर, मतलब वो रिसोर्सेज, रिसोर्सेज किसको बोला है? जहां पर पैसा लगाया था रिसोर्सेज बोला गया है। किसको? बिल्डिंग को, मशीनरी को, व्हाटएवर जो आपने पैसा लगाया वो रिसोर्सेज है। कंट्रोल्ड बाय द प्रोप्राइटर, हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। क्या? हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, मतलब जिसके फ्यूचर में बेनिफिट होंगे कैश की फॉर्म में। जो हमारे पास रिसोर्सेज है, जो हमारे पास मशीनरी है, कंप्यूटर है, ऑफिस इक्विपमेंट है, वो सारे, बात समझ आ रही है? वो सारे रिसोर्सेज जो हमें फ्यूचर में क्या देंगे? कैश की फॉर्म में बेनिफिट, फायदा करवाएंगे, और जिससे हमारा एंटिटी मतलब बिजनेस जो है वो चलेगा, बिजनेस आगे बढ़ेगा। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ एसेट। और द लास्ट वन इज लायबिलिटीज, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। आज जो हमारे ऊपर कर्ज है, कर्ज मतलब जो हमारे ऊपर एक भार रखा हुआ है, कर्ज है, टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, तो फ्यूचर में हमें पे करना है, आगे जाके पे करना है। हाँ, थ्रू आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, जो पे करेंगे उसको कैश देंगे, कैश हमारा रिसोर्सेज का पार्ट है। तो क्या है आज का ऑब्लिगेशन? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर। इसके अलावा कैसे सेटल करेंगे? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज कैश के थ्रू, लाइक, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 3 टर्म्स। तो मैंने आज आपको टोटल में 5 टर्म करवाई। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, दूसरे पे मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन, थर्ड कैपिटल्स, फोर्थ एसेट, फिफ्थ लायबिलिटीज। और अगली क्लास में फ्रेंड्स कंटिन्यू करेंगे एसेट्स के साथ और लायबिलिटीज के साथ, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स एक बात और, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, स्पेशली मेरी स्टोरी अगर अच्छी लगी हो, तो प्लीज फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, जो आपके लिए, जिसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और लास्ट में फ्रेंड्स, अगर मैं डिजर्विंग ट्यूटर हूं, अगर मेरी वीडियो जो है डिजर्विंग है, अगर मेरी स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। डन? तो फ्रेंड्स आज के लिए बाय, मिलेंगे अगली क्लास में। ओके, तो दोस्त जाने से पहले 2 बातें करनी थी तेरे साथ। मुझे ना तुझे एक चेतावनी देनी थी। हाँ, चेतावनी। क्या है चेतावनी? सुन मेरी चेतावनी है, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हाँ दोस्त, मैंने सही बोला, अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करियो। तेरे जो ड्रीम्स है ना बहुत ही प्रीशियस है ये, और मैं पता है कौन से ड्रीम्स की बात कर रहा हूं। मैं वो ड्रीम्स की बात नहीं कर रहा जो तू रात को सोते वक्त देखता है। मैं वो ड्रीम्स की बात कर रहा हूं जो तुझे रात को सोने नहीं देते। अरे अपने सपनों की आग में अपनी मेहनत का पेट्रोल छिड़क दे। और सुन,
दिखा दे दुनिया को क्या चीज है तू। भाड़ में जाए दुनिया, खाना छोड़ देंगे, सोना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे, लेकिन अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे, हार नहीं मानेंगे। समझा मेरी बात? और सुन, अमिताभ बच्चन को भी जानता होगा ना, वो बोलता है कि उसके पापा कहते थे, सुन क्या कहते थे उसके पापा, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। अरे कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और क्या कहता है तू, जय जयकार होगी तेरी? अरे सुन क्या कहते हैं दुनिया वाले तेरे बारे में। दुनिया वाले कहते हैं नल्ला है साला, कुछ नहीं करेगा ये, और भार है भार दुनिया पे। अबे दिखा दे दुनिया को कितना भार है तुझ में, जला दे उनको अपनी आग से, वो आग जो तेरे अंदर है। अरे तू राजा है, राजा अपने अंदर का राजा है तू, उनको दिखा दे कितना बेस्ट है तू। और क्या कहते हैं लोग, क्या कहते हैं 421 सीट है, अरे गलत कहते हैं लोग, सीट केवल एक है और कैंडिडेट भी एक ही है। पता है कौन है वो तू है। आपका एग्जाम 4 अक्टूबर को होगा, उस 4 अक्टूबर के एग्जाम को मान के चलियो कि ये आखिरी एग्जाम है, दुनिया का आखिरी एग्जाम है। और सुन, जितने एफर्ट्स तूने आज तक लगाए हैं उसको ना 10 से मल्टीप्लाई कर लियो। जो एफर्ट्स बनेंगे ना वो सारे के सारे झोंक दियो अपने इस एग्जाम के ऊपर। अबे रॉकेट बन जा रॉकेट, और रॉकेट बन के ना आकाश को चीर दे और दिखा दे दुनिया को तू है क्या चीज। समझा? और चल जाते वक्त तेरे लिए 2 लाइन छोड़ते जा रहा हूं, देख लियो उनको। अभी के लिए बाय। तुझे लगता है कि तू हार गया, साला मन ही मन अपने सपनों को मार गया। क्यों नाकामयाबी की डाल पर झूलना चाहता है? क्यों तू आज अपने सपनों को भूलना चाहता है? अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानता भी नहीं। अगर बिल गेट्स भी तेरे जैसा सोचता ना तो आज तू माइक्रोसॉफ्ट को जानता भी नहीं। अपने ही गम को आंसुओं के संग पी रहे हैं। सिर्फ जिंदा रहने के लिए तो दुनिया में करोड़ों लोग जी रहे हैं। इस दुनिया में रहकर तुझको लड़ना होगा, अपना नाम इस करोड़ों की भीड़ से अलग करना होगा। कुछ नहीं बन पाएगा अगर ऐसे ही डरेगा। दुनिया मुट्ठी में होगी जब कुछ बड़ा करेगा। ना BMW का क्रेज होता, ना ऑडी पे मरते। अगर सक्सेसफुल बनना इतना ही आसान होता तो आज सभी ऐसा करते। कोई काम करता है तो कोई बड़ी बड़ी फेंकता है। एक स्कूटर पर चलने वाला भी एरोप्लेन खरीदने के सपने देखता है। अपने सपनों की रोटी को मेहनत के तवे पर सेका। ऐसा ही एक सपना धीरू भाई अंबानी ने भी देखा। फेलियर्स के सामने कभी झुके नहीं, कितनी बार गिरे लेकिन रुके नहीं। कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहे, हार्डवर्क से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। उनकी कामयाबी को सबने सलाम किया। रिलायंस जियो ने न जाने कितनी टेलीकॉम कंपनीज को नीलाम किया। वेला बैठे रहने से कुछ नहीं मिलेगा यार, कोई नहीं देगा तुझे भीख। कामयाब होना है तो धूप में जलना सीख, ठंड में ठिठुरना सीख, आग में जलना सीख, कांटों पे चलना सीख। भूखा प्यासा भी रहना पड़ेगा, फ्लो के साथ भी बहना पड़ेगा। टाइम अगर मुश्किल हो तो खुद से ये कहना पड़ेगा दैट आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट।